डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में अनुप्रयोग नंबर 4। अनुप्रयोग नंबर 4 डियर स्टूडेंट्स हमारा क्या है? पार्ट 4। गॉस प्रमेय की सहायता से किसी बिंदु आवेश Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम गॉस प्रमेय की सहायता से कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास माना कोई बिंदु आवेश Q है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम लोग बिंदु P से होकर गुजरने वाले एक गॉसियन गोले की कल्पना करते हैं और बिंदु P के चारों ओर सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव वेक्टर dA काट लेते हैं। तो जो हमने बिंदु P से होकर गुजरने वाले गॉसियन गोलाकार पृष्ठ की कल्पना की, उससे परिबद्ध आवेश हमारे पास क्या है? Q है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने बिंदु P के चारों ओर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, ये बिंदु P है जिसके चारों ओर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लिया dA। तो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव के क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी? वेक्टर dA n कैप। तथा प्लस Q आवेश के कारण किसी बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो होगी वेक्टर E बाहर की ओर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ हो, तो अगर गोलाकार गॉसियन पृष्ठ है तो चूंकि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम कोई भी इसके पृष्ठ में कहीं भी कोई बिंदु P लिया जाए और उसको हम चारों ओर से सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA से परिबद्ध करें, तो उस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA की जो दिशा होगी वो उसके तल के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। यह बिंदु P हम इस गॉसियन पृष्ठ पर कहीं भी ले सकते हैं। और जब हम बिंदु P के चारों ओर इस प्रकार से सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव बनाएंगे तो इस क्षेत्रफल की दिशा एरिया वेक्टर जो बनाएंगे तो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव की दिशा इसके तल के अभिलंबवत आउटवर्ड बाहर की ओर होगी। और बिंदु आवेश Q के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा, चूंकि ये प्लस Q अगर आवेश है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र भी कहाँ होगा? आउटवर्ड बाहर की ओर होगा। इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश दोनों के बीच जो कोण है, चूंकि एक ही दिशा में है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E तथा क्षेत्रफल सदिश वेक्टर dA n कैप, इनके बीच कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तब जो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है, इस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से निर्गत फ्लक्स निकालेंगे। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से निर्गत वैद्युत फ्लक्स d phi E इक्वल टू वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से E dA cos 0। तो d phi E इक्वल टू cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर आएगा d phi E इक्वल टू E dA। तो इसलिए संपूर्ण यहाँ पर अगर हमने बिंदु P के चारों ओर कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लिया तो उस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या आया? d phi इक्वल टू E dA। तो अगर संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ इस बिंदु P के चारों ओर बनाया जाए तो संपूर्ण गोलाकार गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स
क्या होगा, सूक्ष्म वाले का समाकलन कराएंगे। तो इंटीग्रेशन डी फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए। तो डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन डी फाई ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई ई इक्वल टू ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी ए इक्वल टू ए, और जो ए लिया जाएगा वो किसका लिया जाएगा, जो हमारे पास गॉसियन पृष्ठ है। तो गॉसियन पृष्ठ कैसा है, गोलाकार गोला। तो क्षेत्रफल किसका लिया जाएगा, गोले का क्षेत्रफल। यहाँ पर गोले की जो त्रिज्या है वो क्या है, स्मॉल आर। तो यहाँ से फाई ई इक्वल टू आ गया ई इंटू 4 पाई, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको बनाएंगे हम समीकरण नंबर 1। अब डियर स्टूडेंट्स, पुनः हमको पता है गॉस की प्रमेय से हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी निर्वात में स्थित बंद काल्पनिक पृष्ठ से परिबद्ध अगर कुल आवेश Q है तो उस बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स Q अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो ये हम लोगों ने चूंकि पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स गॉस की प्रमेय में कि निर्वात में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, तो पुनः गॉस की प्रमेय से फाई इक्वल टू क्या होगा, निर्वात में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से अगर परिबद्ध उससे घिरा हुआ अगर कुल आवेश Q है तो निर्वात में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू क्या होता है, उस बंद पृष्ठ से घिरे हुए कुल आवेश Q का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो फाई ई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से वही बात बार बार मैं दोहरा रहा हूं यहां पर कि यहां पर जो हम लोग फ्लक्स की गणना करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। एक, फ्लक्स की गणना वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से करेंगे, जो हम लोग पीछे वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, फिर संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, या डायरेक्ट आप निकाल सकते हो कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ईडीए cos 0। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगा देते तो इंटीग्रेशन ईडीए cos 0 की वैल्यू 1, तो ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डीए बराबर ए। तो पहले हम सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से निर्गत फ्लक्स निकालेंगे, उसका समाकलन कराएंगे, तो कुल संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना हमको मिल जाती है। तो यहां पर स्टूडेंट्स ध्यान से देखने की बात यह है कि हम लगातार अपने वीडियो में हमने बताया कि जो हम गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग सीखते हैं, गॉस की प्रमेय के जो अनुप्रयोग हम लोगों ने देखे हैं, हम आपको चौथा अनुप्रयोग बता रहे हैं। इसमें हम लोगों ने जो फ्लक्स की गणना की वह वैद्युत फ्लक्स की गणना हम लोग दो प्रकार से करते हैं। यही स्टूडेंट्स ध्यान देने की बात है कि जो हम लोग वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे वो दो प्रकार से, नंबर 1 गॉस की प्रमेय की परिभाषा से और नंबर 2 वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स, जो हम वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं, तो हमको पता है कि किसी भी पृष्ठ से परिबद्ध संबद्ध जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है, अगर कोई बंद पृष्ठ है तो उस बंद पृष्ठ से संबद्ध किसी भी, अगर निर्वात में स्थित किसी वैद्युत क्षेत्र में या किसी माध्यम में स्थित किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई बंद पृष्ठ है तो उस बंद पृष्ठ से निकलने वाला या उससे संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू क्या होता है, होल इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी cos थीटा चूंकि होता है, तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी ए cos थीटा। तो इस प्रकार से हम लोग पहले वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से किसी भी गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से ज्ञात करते हैं, फाई ई इक्वल टू होल इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, अर्थात ई डी ए cos थीटा। तो इससे निकालेंगे तो
संपूर्ण गोलाकार गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ई डी ए कास थीटा, कास 0 की वैल्यू 1, तो होल इंटीग्रेशन ई डी ए बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू एक्स, तो इंटीग्रेशन डी ए इक्वल टू ए। इस प्रकार से ई इस इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन डी ए बराबर क्या हो जाएगा ए। तो इस प्रकार कुल वैद्युत फ्लक्स हमको वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से मिल गया, फाई ई इक्वल टू ई ए। एक यह गणना करते हैं और दूसरी गणना गॉस की प्रमेय से करते हैं, अर्थात जो फ्लक्स है वो दो तरीके से निकालते हैं, एक वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से और दूसरा गॉस की प्रमेय से। अब गॉस की प्रमेय में हम लोगों को पता है कि अगर निर्वात में स्थित कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ है और उससे परिबद्ध कुल आवेश अगर Q है तो निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो समीकरण 1 और 2 से दोनों फ्लक्स चूंकि इसी गॉसियन पृष्ठ से निकल रहे हैं तो समान होंगे, तो यह दोनों फ्लक्स समीकरण 1 व 2 से दोनों फ्लक्स समान हैं, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि दोनों ही फ्लक्स, एक यह फ्लक्स जो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से निकाला गया और यह फ्लक्स जो गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स गॉस की प्रमेय से निकाला गया, ये दोनों फ्लक्स एक ही गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाले हैं, तो दोनों फ्लक्स परिमाण में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, तो E बराबर आ गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान आर स्क्वायर। इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग नंबर 4 में पढ़ा कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश Q के कारण उससे स्मॉल r दूरी पर यदि कोई बिंदु P है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा, E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान आर स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर इस बिंदु P पर कोई आवेश Q नॉट रख दिया जाए तो हमको पता है कि इस वैद्युत क्षेत्र में बिंदु P पर आवेश Q नॉट रखा गया है, तो यदि बिंदु P पर आवेश Q नॉट स्थित हो तो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E के कारण Q नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल F इक्वल टू क्या होगा, Q नॉट E। तो F इक्वल टू Q नॉट E की वैल्यू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर स्क्वायर। तो F इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स पता चला कि अगर निर्वात में कोई दो आवेश, दो स्थिर आवेश, निर्वात में कोई दो स्थिर बिंदु आवेश Q व Q नॉट अगर स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने कूलाम के नियम में पढ़ा था कि निर्वात में स्थित किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने गॉस की प्रमेय की सहायता से वही कूलाम के नियम का व्यंजक प्राप्त कर लिया। तो यही कूलाम का क्या है, नियम है, यही कूलाम का नियम है। तो गॉस की प्रमेय की सहायता से हम कूलाम के नियम की उपपत्ति कर सकते हैं। तो गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग का पार्ट नंबर जो 4 है वो क्या है, गॉस प्रमेय की सहायता से बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गॉस प्रमेय की सहायता से
बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र व कूलाम के नियम की उपपत्ति। तो डियर स्टूडेंट्स, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग का पार्ट नंबर 4 हम लोगों ने पढ़ा। इसमें क्या, गॉस प्रमेय की सहायता से बिंदु आवेश के कारण, तो अगर कोई बिंदु आवेश Q है तो उससे स्मॉल r दूरी पर यदि कोई बिंदु P है तो किसी बिंदु आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस प्रमेय की सहायता से निकाला गया। E = 1/4πε0 × Q/r²। और अगर निर्वात में दो स्थिर बिंदु आवेश Q व Q0, अगर बिंदु P पर Q0 आवेश रख दिया जाए तो अगर निर्वात में स्थित दो स्थिर बिंदु आवेश Q व Q0 परस्पर स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा, F = 1/4πε0 × Q/r²। यही कूलाम का नियम है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से गॉस प्रमेय की सहायता से बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र व कूलाम के नियम की उत्पत्ति का हम लोगों ने अध्ययन किया। नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले अनुप्रयोग की चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।